हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब क्लासेस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं कॉमर्स लेक्चरर और जूनियर अकाउंटेंट में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो इनमें हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है उनके बारे में बात करेंगे। तो नंबर 1 पे है हमारे पास रूढ़िवादिता की अवधारणा, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, जिसे परंपरावादी, पुरातनवादी, संकुचनवादी और अनुदारवादी या विवेकवादी अवधारणा भी कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इसे कंजर्वेशन या प्रूडेंस। ओके, तो हम बात करें इसकी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। तो पहला हमें दे रखा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भविष्य की संभावित हानियों का लेखा, ठीक है ना, और संभावित लाभों की क्या की जाती है, उपेक्षा की जाती है। ये रूढ़िवादिता अवधारणा हमें कहती है कि आप भविष्य में जितनी भी हानियाँ होने वाली हैं, ठीक है ना, उनका अभी से आप क्या बना लो, प्लानिंग बना लो, और जो आप लाभ हो रहे हैं भविष्य के अंदर उनकी अभी आप क्या चर्चा मत करो। नंबर 2 पे ये बता रहा है कि इस अवधारणा के कारण लेखा पुस्तकों में खर्चे बढ़ाकर दिखाए जाते हैं और आय क्या है, कम दिखाई जाती है। ठीक है ना, और संपत्तियों को क्या है, अंडर वैल्यूड करके दिखाया जाता है। ठीक है ना, और दायित्वों को ओवर वैल्यूड, यानी संपत्तियों को तो कम करके दिखाया जाता है इसके अंदर, और जो हमारी लाइबिलिटीज हैं उनको क्या ओवर वैल्यूड कर दिया जाता है, यानी अधिक बता दिया जाता है। कौन सी अवधारणा के कारण, रूढ़िवादिता अवधारणा के अंदर। नेक्स्ट नंबर 3 पे कि इस अवधारणा के कारण ही देनदारों पर क्या किया जाता है, आयोजन, यानी जो प्रोविजन बनाए जाते हैं डेटर्स पर, वो इसी अवधारणा के कारण बनाए जाते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है ना। तो ये जो प्रोविजन फॉर या डेप्रिसिएशन की बात करें तो ये जितने भी प्रोविजन का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना, जितने भी प्रोविजन बनाए जाते हैं ये कौन सी अवधारणा के कारण बनाए जाते हैं, रूढ़िवादिता अवधारणा के कारण। नंबर 4 पे है हमारे पास कि इस अवधारणा के कारण अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत तथा बाजार मूल्यों में जो दोनों में से कम हो उस पर किया जाता है। सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन सी अवधारणा के कारण स्टॉक का मूल्य क्या है, लागत या बाजार मूल्य में से जो कम है मूल्य उस पर क्या है, शो किया जाता है। कौन सी अवधारणा है, रूढ़िवादिता की अवधारणा। नंबर 5 पे है हमारे पास कि इस अवधारणा के कारण ही बैलेंस शीट में क्या है, जो जेएलपी शो करते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है ना, कि इस अवधारणा के कारण जो जेएलपी शो किया जाता है ना, वो क्या है, समर्थन मूल्य, यानी सरेंडर वैल्यू पे क्या है, उस पर शो किया जाता है। ठीक है ना, तो ये 5 इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं रूढ़िवादिता। अब बात करते हैं आगे, इसका एक अपवाद भी है जिसे क्या कहते हैं, नोट। कौन सा अपवाद है ये, दिखावटी साज सज्जा, या इसको विंडो ड्रेसिंग भी बोला जाता है, खिड़की, दिखावटी खिड़की भी बोला जाता है। यह क्या है, रूढ़िवादिता का अपवाद है। मैंने कहा था ना, ये क्या है, रूढ़िवादिता का अपवाद है। क्यों, क्योंकि इसमें निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लाभ व संपत्तियों को क्या बढ़ाकर दिखाया जाता है। ठीक है, जबकि रूढ़िवादिता अवधारणा क्या कहती है आपको, कि लाभों की उपेक्षा करनी है, हमें सिर्फ हानियों को बढ़ा के दिखाना होता है। जबकि जो विंडो ड्रेसिंग होती है उसके अंदर क्या है, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है ना, लाभों को क्या है, अधिक बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। तो ये होगी हमारे पास कौन सी है, रूढ़िवादिता की अवधारणा, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं, हमारे पास है आगे एक और अवधारणा है जिसका क्या नाम है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। क्या नाम है इसका, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। इस अवधारणा लेखांकन के दृष्टिकोण से है, जबकि कानून के दृष्टिकोण से नहीं है। ठीक है ना, ये सिर्फ लेखांकन के दृष्टिकोण से ही अपने क्या इसको शो करते हैं। अकाउंटिंग एंटिटी बोलते हैं या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोला जाता है इसे। ठीक है ना, तो पहली यही है लाइन कि यह अवधारणा लेखांकन के दृष्टिकोण से है, कानून के दृष्टिकोण से इसका कोई वैल्यू नहीं है। नंबर 2 है कि इस अवधारणा के कारण स्वामी का व्यापार से पृथक अस्तित्व माना जाता है। ठीक है ना, कि इस अवधारणा के कारण ही क्या होता है कि स्वामी का जो अस्तित्व है वो व्यापार से क्या है, पृथक माना जाता है। अगर व्यापार में कुछ हो जाता है तो स्वामी का उसका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि दोनों की लेखा पुस्तकें क्या होती है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट है, इस अवधारणा के कारण स्वामी को व्यापार में लेनदार माना जाता है। इसीलिए तो हम क्या है, लायबिलिटी साइड में कैपिटल को शो करते हैं ना। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है कि इस अवधारणा के कौन सी है अवधारणा हमारे पास, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। नंबर 4 पे है कि इस अवधारणा के कारण स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी को व्यापार में आर्थिक चिट्ठी में इस अवधारणा के कारण क्या है, स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी को व्यापार के आर्थिक चिट्ठी, यानी बैलेंस शीट होती है उसके क्या दायित्व पक्ष, जो लायबिलिटी साइड होती है उसमें क्या हम शो करते हैं। कौन सी है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा के कारण।
नंबर 5 पे हमारे पास बात है कि इस अवधारणा के कारण ही स्वामी के निजी व्यय को क्या व्यापारिक व्यय नहीं माना जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था इसका क्या ये कहता है कि आपका अस्तित्व क्या पृथक है। तो वो जब वो व्यापारी क्या है, जो स्वामी होता है वो निजी व्यय कह रहे हैं, तो वो व्यापार के लिए थोड़ी ना, तो इसलिए क्या है इस अवधारणा के कारण ही आरंभ पर क्या है ब्याज लिया जाता है। ठीक है ना, आरंभ पर क्या है इस अवधारणा के कारण ब्याज वसूला जाता है, और आरंभ कर रहा है तो वो व्यापारिक नहीं माना जाएगा, वो क्या है उसका प्राइवेट एक्सपेंसेस माना जाता है। ठीक है ना, तो नंबर 2 पे हमने बात की है, कौन सी है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। नंबर 1 पे हमने बात की थी रूढ़िवादिता की अवधारणा, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और नंबर 2 पे हमारे पास पृथक अस्तित्व की अवधारणा। इसके तहत क्या होता है कि जो स्वामी का अस्तित्व होता है वो व्यापार से अलग होता है। अब नंबर 3 पे है हमारे पास दोहरा लेखा की अवधारणा। नंबर 3 पे क्या है, दोहरा लेखा की अवधारणा, डबल एक्सेप्टेड बोलते हैं जिसको। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि समान डेबिट व क्रेडिट का नियम की अवधारणा इसी की देन है। दोहरा लेखा की अवधारणा की कौन सी देन है, द्विपक्ष या द्विपहलू भी बोलते हैं इसको, कि समान डेबिट यानी जितने से हमने डेबिट किया उतने से किसी आइटम को क्या करना, हमें उससे रिलेटेड ही कोई ना कोई अलग कोई अकाउंट होगा, वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, यानी अमाउंट सेम चलेगी दोनों की। नंबर 2 है, इस अवधारणा के कारण तलपट का क्या होता है, मिलान होता है, क्योंकि तलपट में क्या है दो साइड होती है, दोनों क्या आती है, इक्वल आती है ना, कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर नहीं आती तो क्या है हम सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं, वो आगे की बात है, हम बाद में बात करेंगे। और इस अवधारणा के कारण ही लेखांकन समीकरण, जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन चल रही है वो चलती है। क्या होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल देन क्या होती है, असेट्स, की टोटल असेट्स किसके बराबर होती है, लायबिलिटीज और कैपिटल के हमारी क्या बराबर होती है। तो कौन सी अवधारणा के कारण चलती है, ये दोहरा लेखा की अवधारणा के कारण ये चलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 4 पे हम बात करें, चौथी अवधारणा क्या है हमारे पास, जिसको बोलते हैं पूर्ण प्रकटीकरण। ठीक है ना, नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर। इस अवधारणा के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। ठीक है ना, कौन से, कि हम लेखा प्रविष्टि में जो नरेशन लिखते हैं, लेखा प्रविष्टि करते हैं, जब भी जनरल एंट्री करते हैं तो उसके नीचे एक लाइन लिखते हैं। ठीक है ना, नरेशन लिखते हैं, वो किसके कारण होता है, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा के कारण ही लिखा जाता है। नेक्स्ट एक और बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी हमें संदिग्ध दायित्व होते हैं, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज होती है, उनको क्या है हम बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट के अंदर आपने देखा होगा शो किया जाता है कंटिन्यू लायबिलिटीज, वो कौन सी अवधारणा के कारण होता है, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा के कारण होता है। और वित्तीय विवरणों का निर्माण करते समय सभी तथ्यों का पूर्ण प्रकटीकरण करना चाहिए। यह अवधारणा क्या कहती है कि वित्तीय विवरणों का निर्माण करते समय सभी तथ्यों का पूर्ण प्रकटीकरण करना चाहिए, क्योंकि पूर्ण प्रकटीकरण से उपयोगकर्ता के लिए वित्तीय विवरण समझने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। तभी तो हम क्या लगाते हैं, नरेशन नीचे लिखते हैं, ताकि क्या है किसके बारे में ये एंट्री जनरल प्रविष्टि की गई है हमें क्या है अच्छे से पता चल जाता है। तो ये थी हमारी आज जो कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी, 4 अवधारणाएं थी, हमने 4 पढ़ी है। एक तो पहली थी रूढ़िवादिता की अवधारणा, ठीक है ना, जिसमें क्या था संभावित हानियों की लेखा किया जाता है, जबकि जो लाभ होते हैं उनको नहीं दिखाया जाता। ठीक है ना, तो इसका एक अपवाद भी था जिसको विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। फिर नंबर 2 पे पृथक अस्तित्व की अवधारणा, इसमें स्वामी को और जो व्यापार है उसको क्या अलग अलग माना जाता है। नंबर 3 पे थी दोहरा लेखा की अवधारणा, जिसमें क्या हमारे पास जो दोहरा लेखा की जो लेखांकन समीकरण होती है वो इस पर डिपेंड करती है। फिर है हमारे पास पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा, ये कहती है कि जितनी भी बातें हैं ना वो पूर्ण प्रकट करो आप। ठीक है ना, जैसे नरेशन लिखना या कंटीजेंट लायबिलिटीज को फुटनोट के अंदर शो करना। तो ये थी हमारे पास टोटल कुल 4 अवधारणाओं की हमने बात की है। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको क्या है वीडियो को शेयर करो प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। लेके आ रहे हैं नेक्स्ट अवधारणाएं आगे की संडे तक। ओके, गुड बाय।